नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा 2024 और 25। अब देखिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसरों को लेकर के बात करूँगा। राजस्थान में जितने भी भर्ती एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, वहाँ पर हर वर्दी के लिए ये वीडियो काम दे सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना है, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। तो देख सकते हो दोस्तों, इसी बात को लेकर के आज की इस वीडियो में हम बात कर रहा हूँ। तो एक नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करूँगा, साथ में ही उसकी जो थ्योरी है उसकी व्याख्या को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जितने भी प्रश्न इसके इर्द गिर्द बन रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो हम आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, पटवार भर्ती परीक्षा, उसके बाद है वीडियो भर्ती परीक्षा, और जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो जीके है वो पूछा जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये हमारा पूरा वीडियो रहेगा। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, ज़रा भी मिस ना करें, वीडियो ज़रूर देखें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट कर लेता हूँ आज का एक नंबर का क्वेश्चन। देख सकते हो दोस्तों, जो एक नंबर का क्वेश्चन है वो कब पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये JEN मैकेनिकल डिग्री एग्ज़ाम जो हुआ था वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया। तो देख सकते हो 2016 में पूछा है। तो देख सकते हो क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हो प्रश्न, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है। हमारे सामने चार विकल्प है। ए नंबर का जो विकल्प है वो है कायलाना झील, और बी नंबर का दे रखा है वो है पिछोला झील, और सी है वो है सांबर झील, और डी है वो है फायसागर झील। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान की वो झील कौन सी है जिसको रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, वहाँ पर होगा सांबर झील। ऑप्शन में हमारा है सांबर। तो दोस्तों, सी वाला बिल्कुल सही होगा। सांबर झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है। तो सी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, देख सकते हो इसकी एक बार और जो थ्योरी है उसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो देख सकते हो रामसर साइट। तो देखिए दोस्तों, रामसर साइट राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा रामसर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी स्थापना कब हुई तो 1981 में। मॉन्टेग्यू रिकॉर्ड में शामिल राजस्थान का दूसरा, देश का छठा, देख सकते हो तो कौन है, सांबर झील 1990 में। आगे बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो रामसर। देखिए दोस्तों, रामसर क्या है तो ईरान में 2 फरवरी 1971 आर्द्रभूमि संरक्षण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। वहीं पर रामसर ईरान से यहाँ पर ये आर्द्रभूमि संरक्षण सम्मेलन जाना जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने बात कर ली। तो रामसर साइट क्या है तो राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा रामसर स्थल है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना कब होती है तो 1981। और मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल होता है ये। आगे देखिए, राजस्थान का दूसरा और देश का छठा रामसर स्थल है तो वो है सांबर झील, और 1990 में इसको घोषित किया जाता है। और दोस्तों, जो रामसर स्थल है वो कहाँ है, ईरान में 2 फरवरी 1971 को एक मीटिंग होती है, और वहीं पर आर्द्रभूमि संरक्षण सम्मेलन का आयोजन होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो रामसर आर्द्रभूमि है ये छोटे से लगा करके बड़े एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है और रिपीट हुआ है। और पटवारी और वीडियो ऐसे भर्ती परीक्षा है, और तमाम मोस्ट ऑफ पेपर ऐसे हैं जिनका आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, और क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं बोर्ड में, ये बात पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देख सकते हो आज का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। और देखिए दोस्तों, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2021 में ये प्रश्न पूछा भी है। देख सकते हो दोस्तों, निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है। पढ़ना है ध्यान से क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय गर्त नहीं है। ए नंबर का विकल्प है वो है डिडवाना, बी दे रखा है वो है कायलाना, और सी है सुजानगढ़, और डी दे रखा है ताल छापर। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन थे, उनमें से लवणीय गर्त कौन सा नहीं है। तो बी देखिए दोस्तों, कायलाना है वो लवणीय गर्त नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ का जो बी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा। इसकी जो थ्योरी है वो भी देख सकते हो दोस्तों, तो लवणीय सैलाइन गर्त। तो देख सकते हो दोस्तों, ताल छापर, परिहारा, सुजानगढ़, और ये सारे के सारे हैं चूरू है जो लवणीय गर्त है। आगे देखिए दोस्तों, डिडवाना, डेगाना और कुचामन ये जिले कहाँ हैं तो नागौर में है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन।
देख सकते हो दोस्तों आज का 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, और 3 नंबर के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों एलएसए एग्ज़ाम 2022 में ये पूछा है, और दोस्तों आने वाली 13 तारीख को फिर से आपका एलएसए भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन होगा। आशा करता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी एलएसए भर्ती परीक्षा दे रहे हैं मेरे ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और अगर मेरी ओर से जो वीडियो बता रहा हूँ जो प्रश्न है उनमें से एक प्रश्न भी आता है तो मान करके चलिए दोस्तों वो ज़रूर काम आएगा आपके। तो देख सकते हो एलएसए एग्ज़ाम में पूछा गया है, फिर से रिपीट हो सकता है। और देखिए दोस्तों क्या है, कवर सैन लिफ्ट नहर शहर को पानी उपलब्ध करा रही है। तो देख सकते हो दोस्तों जो कवर सैन लिफ्ट नहर है डैश 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 शहर को पानी उपलब्ध करा रही है, तो वो शहर कौन सा है। हमारे सामने चार विकल्प है। ए नंबर का है उदयपुर, बी दे रखा है वो है जयपुर, सी दे रखा है बीकानेर, और डी है वो है जैसलमेर। तो देखिए दोस्तों जो कवर्स एंड लिफ्ट नहर है कौन से शहर को पानी उपलब्ध कराती है, तो सी नंबर का विकल्प देखिए दोस्तों यहाँ पर बीकानेर बिल्कुल सही है। कवर्स एंड जो लिफ्ट नहर है वो बीकानेर को पानी उपलब्ध कराने का काम करती है। देख सकते हो दोस्तों कवर्स एंड लिफ्ट नहर कहाँ है, तो इसे लूणकरणसर लिफ्ट नहर भी कहते हैं। देखिए दोस्तों कवर्स एंड लिफ्ट नहर है उसी का जो पुराना नाम है वो है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। देख सकते हो यहाँ पर प्रथम तथा सबसे लंबी लिफ्ट नहर है तो वो है कवर्सन लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हो, गंगानगर और बीकानेर जिले यहाँ पर लाभान्वित है, तो वो है कवर्सन लिफ्ट नहर से। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में हर बार कई तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। सारे फैक्ट आप क्लियर रखिए तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, एग्जामिनर किसी भी हिसाब से आपको प्रश्न पूछे। आगे देख सकते हो दोस्तों जो अगले क्वेश्चन है, तो अगला 4 नंबर का जो प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 4 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों जो 4 नंबर का प्रश्न है, और ये प्रश्न भी पूछा है। तो देखिए लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022 में पूछा है फर्स्ट शिफ्ट के या सेकंड शिफ्ट पेपर में। तो देख सकते हो यहाँ पर इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर भी कहते हैं कि लंबाई है। तो देखिए दोस्तों जो इंदिरा गांधी फीडर है उसे ही राजस्थान फीडर भी कहते हैं, तो उसकी लंबाई कितनी है। ए नंबर का विकल्प है 204 किलोमीटर, बी दे रखा है 445 किलोमीटर। आगे देख सकते हो दोस्तों सी वाला है 649 किलोमीटर, और डी है वो है 826 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी फीडर और राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों वो है 204 किलोमीटर। तो ए नंबर का जो विकल्प है 204 किलोमीटर बिल्कुल सही होगा, ए नंबर का विकल्प। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चार एक लाइनें हैं जो थ्योरी के तौर पर है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, और आशा करता हूँ संभावना बनती है कि यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो देख सकते हो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटनकर्ता कौन था। तो देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटनकर्ता का नाम पूछा जाए तो वो है केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। राजस्थान फीडर की लंबाई पूछी जाए तो 240 किलोमीटर है। आगे देख सकते हो दोस्तों राजस्थान में लंबाई 34 किलोमीटर है। हरिके बैराज से पुंगल बीकानेर तक कुल लंबाई पूछी जाए तो 393 किलोमीटर है, और इसमें से 204 किलोमीटर राजस्थान तथा 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देख सकते हो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटनकर्ता का नाम पूछा जाए तो किसने किया था, उस वक्त के जो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और राजस्थान फीडर की लंबाई पूछी जाए तो 240, मगर देखिए दोस्तों ऑप्शन में कहीं 240 नहीं है और 204 हमने सही किया है। तो इसका जो डाउट है वो आगे देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई पूछी जाए तो 34 किलोमीटर है। आगे देखिए हरिके बैराज से पुंगल बीकानेर तक इसकी कुल लंबाई है वो है 393 किलोमीटर। और इन 393 में से भी बात करो तो देख सकते हो 204 किलोमीटर तो राजस्थान में है, और 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों जो 5 नंबर का प्रश्न है, तो 5 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2020 में पूछा है। तो देख सकते हो भीखाभाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो देख सकते हो दोस्तों जो भीखाभाई सागवाड़ा नहर है राजस्थान का सर्वाधिक लाभ वाला जिला कौन सा है, चार विकल्प है। ए नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है बाड़मेर, बी दे रखा है डूंगरपुर, और सी है वो है पाली, और डी दे रखा है सिरोही। तो देख सकते हो दोस्तों भीखाभाई सागवाड़ा नहर से सर्वाधिक लाभ किस जिले को हो रहा है, तो वो है डूंगरपुर।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर डूंगरपुर दे रखा है और दूसरा है वो है बांसवाड़ा। तो यहाँ पर डूंगरपुर बिल्कुल सही होगा, बी नंबर का विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो भीखाबाई सागवाड़ा नहर, इसका निर्माण कब होता है? तो 1984 और 85 बांसवाड़ा डूंगरपुर में वर्षा की कमी होने पर माही साइफन से 125 किलोमीटर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा माही परियोजना का विस्तार किया गया था। देख सकते हो दोस्तों, भीखाबाई सागवाड़ा नहर 1984 और 85 में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में वर्षा की कमी होने पर माही साइफन से 125 किलोमीटर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी द्वारा माही परियोजना का विस्तार किया गया था और ये नहरें निकाली गई थी। आगे देख सकते हो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आयोजित अतिरिक्त सिंचाई होती है इनसे। आगे देखिए सागवाड़ा जो कि डूंगरपुर का भाग है सर्वाधिक लाभान्वित होता है। और देख सकते हो आगे भीखाबाई भील स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो भीखाबाई जो स्वतंत्रता सेनानी थे के नाम पर इस नहर का नाम रखा गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो जो अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो आज का 6 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी। और ये पूछा गया है एलएसए एग्ज़ाम 2016 में पूछा है। दो एलएसए में पूछे हुए एग्ज़ाम मैंने रिपीट किए हैं क्योंकि 13 तारीख को एलएसए का पेपर है। देख सकते हो दोस्तों एलएसए में पूछा गया पेपर। तो देख सकते हो यहाँ पर जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है। तो देखिए दोस्तों जलवायु की दृष्टि से अधिकांश हमारा राजस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ए नंबर का ऑप्शन है उष्ण कटिबंध में, बी देख सकते हो उपोष्ण कटिबंध में, और सी देखिए शीत कटिबंध में, और डी दे रखा है शीतोष्ण कटिबंध में। तो दोस्तों जलवायु की दृष्टि से हमारा राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ स्थित है? तो बी नंबर का विकल्प देखिए उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बी वाला राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। देख सकते हो दोस्तों इसकी थ्योरी को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। आगे देखिए सामान्य वर्गीकरण किया गया है तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर का है तो देखिए देख सकते हो शुष्क पश्चिमी राजस्थान, देख सकते हो, और 2 नंबर का अर्ध शुष्क मरुस्थल। आगे देखिए उपार्ध अरावली, और 4 नंबर का देख सकते हो आर्द्र मैदानी भाग, और 5 नंबर का है वो है अति आर्द्र झालावाड़। तो देखिए दोस्तों ये पांचों भागों को लेकर के हमने बात कर ली है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वो भी एलएसए में। आगे बात कर लेते हैं 7 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आज का जो 7 नंबर का प्रश्न है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आसान सा प्रश्न है। और अधिक बार एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ाम में यही प्रश्न कई बार पूछा गया है, चाहे वो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा हो या सबसे छोटी भर्ती परीक्षा हो, ऐसा प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो देख सकते हो टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम में भी पूछा है, और जूनियर मैकेनिकल एग्ज़ाम में भी पूछा है, और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में भी पूछा है। यानी कि दोस्तों 3 बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है। तो देख सकते हो क्या है प्रश्न। तो राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो देख सकते हो दोस्तों राजस्थान की जो कुबड़ पट्टी है वो कहाँ स्थित है? ए नंबर का ऑप्शन है उदयपुर और राजसमंद, बी दे रखा है अलवर और भरतपुर, और सी दे रखा है झालावाड़ बूंदी, और डी है नागौर अजमेर। तो देखिए दोस्तों जो राजस्थान में कुबड़ पट्टी है तो वो कहाँ पर स्थित है? तो नागौर और अजमेर में कुबड़ पट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों जो डी नंबर का हमारा जो विकल्प है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हो कुबड़ पट्टी को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी भी कहते हैं, और कुबड़ पट्टी हंच या हम्प बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इससे हड्डियों में टेढ़ापन कुबड़ा होकर के कमर झुक जाती है। और इसका विस्तार कहाँ है? तो देखिए नागौर और अजमेर में इसका विस्तार है। नाल गुड़ा पद्धति से पानी को उपचारित किया जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों कुबड़ पट्टी क्या है? बागा पट्टी जिसे कुबड़ पट्टी भी कहते हैं और हम्प बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, और इससे हड्डियों में टेढ़ापन कुबड़ा होकर के हमारी कमर होती है वो झुक जाती है, और इसका विस्तार है नागौर और अजमेर में। नाल गुड़ा पद्धति से पानी को उपचारित करके हमें पीना चाहिए या यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों कुबड़ पट्टी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछा गया है। आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। तो देख सकते हो दोस्तों आज का जो 8 नंबर का प्रश्न है तो 8 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। और ये प्रश्न कहाँ पूछा है? तो देख सकते हो दोस्तों जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है?
तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ए नंबर का ऑप्शन देखिए दोस्तों लाल मृदा, बी देख सकते हो काली मृदा, और सी है वो है पीली मृदा, और डी है मरुस्थलीय मृदा। तो दोस्तों राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो है मरुस्थलीय मृदा। तो दोस्तों डी नंबर का जो हमारा विकल्प होगा, डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों देख सकते हो, इसकी व्याख्या भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए मरुस्थलीय मृदा देख सकते हो, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। ये पानी को शीघ्र सोख लेती है। इसमें नमी अधिक समय तक ठहर नहीं पाती है। मिट्टी के कण मोटे होने के कारण पानी नीचे चला जाता है या उड़ जाता है। ये कम उपजाऊ मृदा है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर में पाई जाती है। आधुनिक मृदा वर्गीकरण में एरिडी सोल्ड मृदा के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है उसको लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का जो अगला है 9 नंबर का क्वेश्चन, तो देख सकते हो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 नंबर का प्रश्न। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है? तो देख सकते हो दोस्तों, आरएसएसबी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में भी पूछा है, और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2019 में भी पूछा है। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? ए नंबर का ऑप्शन है शुष्क वन, बी देख सकते हो मिश्रित पतझड़ वन, और सी है वो है शुष्क सागवान वन, और डी है उपोष्ण सदाबहार वन। तो देखिए दोस्तों, 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो वो है शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी नंबर का हमारा विकल्प होगा वो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हो दोस्तों, शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अन्य नाम देख सकते हो दोस्तों, मानसूनी वन या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में ये वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो सागवान के वन है वो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्तों, जो अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, 10 नंबर का क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? तो जो वुमेन सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, वहाँ पर पूछा है। तो देख सकते हो जालौर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, जो जालौर और सिवानी की पहाड़ियाँ हैं वो किससे बनी है? ए नंबर का ऑप्शन है अरावली स्लेट, बी दे रखा है पेगमेटाइट, और सी दे रखा है जालौर ग्रेनाइट तथा राइलोसाइट, और डी है वो है क्वार्ट्जाइट। तो देख सकते हो दोस्तों, जो जालौर और सिवाना की पहाड़ियाँ हैं वो किससे बनी है? तो दोस्तों जालौर ग्रेनाइट तथा रायलोसाइट से बनी है। तो दोस्तों सी नंबर का जो हमारा विकल्प है जो दे रखा है जालौर ग्रेनाइट तथा रायलोटाइट है। तो दोस्तों जो सी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो मालानी आग्नेयशील समूह जो कि जालौर तथा सिवाना में ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं, ये गुबंदाकार का निर्माण करती है। जालौर ग्रेनाइट को सिटी कहते हैं, वेरी मोस्ट ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जालौर को ही ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देख सकते हो, आगे देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, तो अगले 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 11 नंबर का जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लेकर के बात कर लेता हूँ। और ये प्रश्न कहाँ पूछा है? तो देख सकते हो दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2011 में ये प्रश्न पूछा था। तो देख सकते हो राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान के कौन से जिले में जरगा पर्वत स्थित है? ए नंबर का ऑप्शन है वो है सिरोही, बी दे रखा है उदयपुर, और सी दे रखा है अलवर, और डी है जयपुर। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो दोस्तों जो जरगा पर्वत है वो उदयपुर में स्थित है। तो बी नंबर का जहाँ उदयपुर दे रखा है बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो दोस्तों, दक्षिण अरावली का भाग है तो वहाँ पर है उदयपुर, और जरगा पर्वत भी वहीं पर है, देख सकते हो। और जरगा पर्वत इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 1431 मीटर है। उदयपुर और राजसमंद में स्थित है। गुरु शिखर 1722 मीटर है और ये सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद आता है शेर 1597 मीटर, और दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही में। आगे देख सकते हो दोस्तों, उत्तरी अरावली का भाग तो देख सकते हो अलवर में खो है 920 किलोमीटर है। आगे देखिए बैराज 792 मीटर है, बिलाली 775 मीटर है, और जयपुर में देखिए बरवाड़ा 786 मीटर है, और जयगढ़ देख सकते हो 648 मीटर है, और नाहरगढ़ देखिए 599 मीटर है। तो दोस्तों अरावली की जितनी भी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या दक्षिणी अरावली है,
इनके जो भी डाटा है आपको रट करके जाइए दोस्तों। यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, अगर रट करके जाते हो तो आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आजकल जो प्रश्नों का ट्रेंड बदला है वो आरोही या अवरोही क्रम के हिसाब से पूछ लिया जाता है, उस वक्त हमें भारी दिक्कत होती है। मगर दोस्तों आपने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या दक्षिणी अरावली की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई और उनकी लोकेशन अच्छे से याद है तो आप आसानी से कर पाओगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देख सकते हो दोस्तों जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो 12 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 12 नंबर का प्रश्न, और ये देख सकते हो दोस्तों जैसे एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। तो देखिए दोस्तों राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है। तो राजस्थान की कौन सी नदी सदावाहिनी है। ए नंबर का ऑप्शन है कांतली, और बी दे रखा है बाणगंगा, सी दे रखा है वो है गग्गर, और डी है चंबल। तो देखिए दोस्तों राजस्थान की कौन सी नदी सदावाहिनी है, तो दोस्तों डी वाला है वो बिल्कुल सही होगा, चंबल नदी है जो सदावाहिनी है। तो डी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो दोस्तों डी, चंबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से है। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है तथा राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। राजस्थान में जल की उपयोगिता, जल की उपलब्धता, सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है तो वो है चंबल नदी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चंबल नदी। आगे देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेते हैं। तो अगला जो 13 नंबर का जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए दोस्तों गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। तो देख सकते हो दोस्तों ए नंबर का विकल्प है वो है माही, बी दे रखा है चंबल, सी है बनास, और डी है वो है साबरमती। तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों वो है चंबल नदी पर। तो दोस्तों बी नंबर का जो हमारा विकल्प है चंबल बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो दोस्तों बांध गांधी सागर कहाँ है, तो मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है, और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में है। सेकंड चरण में इसका निर्माण होता है, चंबल नदी पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो देख सकते हो जो अगला 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये भी पूछा गया है और एक आसान सा प्रश्न है। एलएसए एग्ज़ाम 2022 में भी पूछा है और सिविल डिप्लोमा एग्ज़ाम 2020 में भी पूछा है। तो देख सकते हो दोस्तों जो 13 तारीख को जो एलएसए एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर ये प्रश्न फिर से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है। तो दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है, चार विकल्प है। ए नंबर का ऑप्शन है बंद बारेठा, बी दे रखा है केला देवी, और सी है वो है गजनेर, और डी है सोरसान। तो देख सकते हो दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है, तो बी देखिए दोस्तों केला देवी जो अभ्यारण्य है वो करौली में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी नंबर का हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो दोस्तों केला देवी अभ्यारण्य कहाँ है, तो करौली सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 676.82 किलोमीटर है। और स्थापना कब हुई, तो 19 जुलाई 1983 को इसकी स्थापना होती है। सर्वाधिक देखिए ये दोस्तों सर्वाधिक वन अभ्यारण्य केला देवी में स्थित है। आगे देख सकते हो दोस्तों राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है तो वो है केला देवी। इसमें बगेरा, रेंच, जरक, सांबर और चील पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देख सकते हो दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन है देखिए दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी ऐसा का ऐसा एग्जाम में पूछा है। तो देख सकते हो दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट एग्ज़ाम 2019 में पूछा है, और उसके बाद देखिए दोस्तों साल्ट इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में भी पूछा है। तो देखिए दोस्तों बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए दोस्तों बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, तो ए नंबर का ऑप्शन है राव सूरजन, बी नंबर का ऑप्शन है राव अनिरुद्ध सिंह, और सी नंबर का ऑप्शन है महाराव बुद्ध सिंह, और डी नंबर का ऑप्शन है महाराव उम्मीद सिंह। तो देखिए दोस्तों बूंदी के गढ़ पैलेस में जो चित्रशाला का निर्माण करवाया है तो किसने करवाया है, तो महाराव उम्मीद सिंह ने करवाया था। तो डी नंबर का हमारा जो विकल्प है बिल्कुल सही होगा, डी नंबर का विकल्प। देख सकते हो दोस्तों इसकी जो थ्योरी है जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए चित्रशाला कहाँ है, तो बूंदी में है। गढ़ पैलेस बूंदी में स्थित चित्रशाला का भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। इसका निर्माण राव उम्मीद सिंह ने 1749-1773 में किया था। चित्रशाला में चित्रित चित्रों में राग रागिनी, नायिका भेद, कृष्ण की लीलाएं, शाही जलसों, तीज त्योहार तथा शिकार के दृश्य है।
राव भाव सिंह का काल बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया है? तो महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया है। और यहाँ से जितनी भी जो बातें हैं इम्पोर्टेंट, वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो 16 नंबर का प्रश्न देखिए, 16 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ और ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो रीट एग्जाम 2021 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए दोस्तों, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो देख सकते हो दोस्तों, जो चावंड चित्रकला शैली है उसका विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो ए है मेवाड़, बी दे रखा है हाड़ौती, सी दे रखा है मारवाड़ और डी है शेखावटी। तो देखिए दोस्तों, चावंड चित्रकला है वो किस शैली के अंतर्गत आती है? तो वो है मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत आती है। तो ए नंबर का विकल्प बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो दोस्तों, चावंड शैली मेवाड़ स्कूल का भाग है। प्रारंभ कौन करता है? तो महाराणा प्रताप इसका प्रारंभ करते हैं। स्वर्ण काल देखा जाए तो अमर सिंह प्रथम का काल था, वो स्वर्ण काल कहलाता है। और यहाँ का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो वो है रागमाला। डोला मारू आगे देखिए वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। प्रमुख चित्रकार कौन है मेवाड़ के? तो देखिए निसारुद्दीन अमर सिंह प्रथम के समय चावंड में 1605 में रागमाला का चित्रण किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, 17 नंबर का हमारा प्रश्न है और 17 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ए नंबर का है तंदूरा, बी दे रखा है अलगोजा, सी दे रखा है कमायचा और डी है रावण हत्ता। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों वो है रावण हत्ता। तो यहाँ पर जो डी नंबर का विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसकी थ्योरी देख सकते हो दोस्तों, रावण हत्ता। देखिए तत्व वाद्य यंत्र है तो वो है रावण हत्ता। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, इसमें 9 तार लगे होते हैं। कटे नारियल की कटोरी पर बकरे पर चमटा चढ़ाकर बनाया जाता है। भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है तो वो है रावण हत्ता। बाबूजी रामदेव जी डूंगर जी जवाहर जी के भोपों द्वारा फड़ वाचन में इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र रावण हत्ता है। और देख सकते हो दोस्तों, 9 तार होते हैं और ये के तत्ववाद है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, जो अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो 18 नंबर का जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है। और हमारी सबसे जो बड़ी भर्ती है और जिस भर्ती परीक्षा पर अभ्यर्थी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो वो है पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा है। और इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 में भी ये प्रश्न पूछा है। तो देख सकते हो दोस्तों, पीपल पन्ना क्या है? तो देखिए दोस्तों, पीपल पन्ना क्या है? 4 विकल्प है। ए नंबर का है, एक ऑप्शन देखिए स्त्रियों के कान का आभूषण, बी देख सकते हो दोस्तों स्त्रियों के सिर का आभूषण है, और सी नंबर का देखिए स्त्रियों के गले का आभूषण, और डी है वो है स्त्रियों के कमर का आभूषण। तो देखिए दोस्तों, पीपल पन्ना क्या है? तो स्त्रियों के कान का आभूषण है वो है पीपल पन्ना। तो यहाँ पर जो ए नंबर का विकल्प है और दे रखा है स्त्रियों के कान का आभूषण है वो है पीपल पन्ना। देख सकते हो दोस्तों, पीपल पन्ना यह स्त्रियों के कान का आभूषण है। स्त्रियों के कान के अन्य आभूषण देख सकते हो झुमका, कर्णफूल, बजंती, ओगनिया, बाली, लटकन, टोटी, लूंग, टॉप्स आदि ये स्त्रियों के कान के आभूषण है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो 19 नंबर का प्रश्न देख सकते हो और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की जो दूसरी भर्ती परीक्षा होगी पटवार के बाद तो वो है वीडियो भर्ती परीक्षा, और 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, पाल किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पाल किसे कहते हैं? ए नंबर का विकल्प है वो है भीलों की बस्ती, बी दे रखा है जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती, और सी है मीणाओं की बस्ती, और डी दे रखा है सहरियाओं की बस्ती। तो देखिए दोस्तों, पाल किसे कहते हैं? तो भीलों की जो बस्ती होती है उसे पाल कहा जाता है। ए नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो दोस्तों, भीलों की बस्ती पाल कहलाती है, सहरिया की बस्ती क्या कहती है? सहराना कहलाती है, गरासियों की बस्ती होती है वो फालिया कहलाती है, और जनजातियों की जो खेती होती है उसे दजिया कहा जाता है। चीमाता भील देख सकते हो हारी बावरी गरासिया की जनजाति कहलाती है। आगे देख सकते हो दोस्तों, भीलों की बस्ती को पाल कहते हैं, सहरिया जनजाति की बस्ती होती है उसे सहराना कहते हैं, और गरासियों की बस्ती को फालिया कहा जाता है, और जनजातियों की खेती होती है उसे दजिया कहते हैं, चीमाता भी कहा जाता है भीलों में, और हारी बावरी जो कि गरासिया की जनजाति में जो खेती होती है उसको कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न है तो 20 नंबर का हमारा प्रश्न है। इस 20 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 20 नंबर का प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने आप में। JEN इलेक्ट्रिक एग्ज़ाम 2022 में पूछा है,
और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम 2018 में भी पूछा है। तो देखिए हूडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, तो देख सकते हो दोस्तों जो हूडा सम्मेलन होता है उसका आयोजन कब होता है। ए दे रखा है 1734, बी दे रखा है 1740 और जो सी है वो है 1804 और डी है वो है 1757। तो देखिए दोस्तों हूडा सम्मेलन किस वर्ष किया गया था आयोजन, तो 1734 में इसका आयोजन होता है। तो ए नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों हूडा सम्मेलन को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए हूडा सम्मेलन जयपुर के सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 16-17 जुलाई 1734 ईस्वी में मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों ने हूडा भीलवाड़ा में सम्मेलन आयोजित किया था, उसे ही हूडा सम्मेलन कहते हैं। और इस हूडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। आगे देखिए परिणाम क्या रहा, तो ये असफल रहा था, कारण शासकों के निजी स्वार्थ थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हूडा सम्मेलन। आगे देखिए दोस्तों अगला जो हमारे लास्ट 5 प्रश्न हैं, तो 21 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ और आज का 21 नंबर का क्वेश्चन। और देख सकते हो दोस्तों सीनियर कंप्यूटर एग्ज़ाम जो कि 2022 से हुआ वहाँ पर पूछा गया है, थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2013 में भी पूछा है। तो देखिए जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। जो ए नंबर का विकल्प है वो है 1734, बी दे रखा है 1868 और सी है 1727 और डी दे रखा है 1714। तो देखिए दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना होती है वो 1727 को होती है। तो सी नंबर का हमारा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो जयपुर 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर की नींव रखी गई थी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी नींव रखी थी। गंगा पुल पर ज्योतिष जगन्नाथ सम्राट द्वारा नींव रखी गई थी। आगे देखिए नक्शा बंगाली ब्राह्मण पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा इसका नक्शा तैयार किया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जयपुर शहर की स्थापना। आगे देखिए दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न भी ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2019 में पूछा है। तो देखिए दोस्तों जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था, तो देख सकते हो दोस्तों जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था। ए नंबर का ऑप्शन है शीतल देव, बी दे रखा है कान्हड़ देव और सी है महकम देव और डी है बिसल देव। तो देख सकते हो दोस्तों जालोर में अलाउद्दीन का जो समकालीन शासक था वो था कान्हड़ देव। तो बी नंबर का हमारा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जालौर का शासक था तो वो था कान्हड़ देव। 1298 ईस्वी से 1311 ईस्वी में इनका संघर्ष रहा। पद्मनाथ ने के कान्हड़ देव प्रबंध में वीरम फिरोजा के प्रेम प्रसंग, अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के युद्ध तथा अलाउद्दीन की विजयों का उल्लेख मिलता है। फरिश्ता के अनुसार यह संघर्ष 1311 ईस्वी को हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्तों जो अगला प्रश्न हो गया तो हमारा 23 नंबर का प्रश्न है। तो 23 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022 में पूछा है। तो देखिए दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो देखिए दोस्तों जब 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो ए नंबर का ऑप्शन है कप्तान सावर्स, बी दे रखा है मेजर बर्टन, सी दे रखा है कैप्टन जेडी हॉल और डी है वो है मैक मॉसन। तो देखिए 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ए नंबर का विकल्प कप्तान सॉवर्स। जो कप्तान सॉवर्स थे वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ए नंबर का विकल्प बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ का कौन था, तो मेजर सॉवर्स था। मारवाड़ का कौन था, मैक मॉसन था। जयपुर का कर्नल ईडन था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे बात कर लेता हूँ तो 24 नंबर का प्रश्न। और देखिए दोस्तों आज का 24 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। 24 नंबर का प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देखिए चेलावास के युद्ध का संबंध है। तो देखिए दोस्तों चेलावास का युद्ध का संबंध किससे है। ए दे रखा है नीमच विद्रोह से, बी दे रखा है कोटा के विद्रोह से, सी है नसीराबाद विद्रोह से और डी है आहुआ के विद्रोह से। तो चेलावास के युद्ध का संबंध किससे है दोस्तों, तो आहुआ के विद्रोह से है। तो यहाँ पर जो डी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो दोस्तों चेलावास का युद्ध कब होता है, तो 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन को आहुआ ठाकुर खुशाल सिंह ने हराया था। मैकमेसन इसमें मारा गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। और देखिए दोस्तों आज का जो लास्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा उसको लेकर के बात कर लेता हूँ और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में पूछा गया है 2020 में। तो देखिए दोस्तों
देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो देश हितैषणी सभा है उसकी स्थापना कब की गई थी? ए नंबर का विकल्प है 2 जुलाई 1867, बी दे रखा है 2 जुलाई 1880 और सी दे रखा है 2 जुलाई 1870 और डी दे रखा है 2 जुलाई 1877। तो देखिए दोस्तों, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? तो 2 जुलाई 1877 को इसकी स्थापना की गई थी। तो डी नंबर का हमारा जो विकल्प है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख सकते हो दोस्तों, देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877 की इसकी स्थापना की गई थी। महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में 32 सामंतों अधिकारियों की सभा स्थापित की थी। उद्देश्य एकमात्र ऐसी संस्था जो राजपूतों में वैवाहिक कठिनाइयों को दूर करना चाहती थी, विवाह खर्च कम करना और बहुविवाह संबंध में नियम बनाना था इसका उद्देश्य। तो दोस्तों, यहाँ से देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877 की इसकी स्थापना होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आज के जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको आपके बीच लेकर के आया। तो दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और तो दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न आपको को मिस नहीं करना है। आने वाले समय में जितने भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे पटवारी हो, वीडियो हो, जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड जो पोस्टपोन करो एग्ज़ाम को लेकर के जो धरना और प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों, अगर आप कहीं जयपुर में कोचिंग करते हो, वहीं रह रहे हो, तो आप उन भाई और बहनों का ज़रूर सपोर्ट करना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, हमें एक दूसरे का सपोर्ट कर करके ही आगे चलना है। क्योंकि दोस्तों, बेरोज़गारी के दर्द में एक बेरोज़गार ही बेरोज़गार का दर्द समझ सकता है, बाकी कोई नहीं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को जितने भी भाई और बहन देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।